हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग। आई नो आप लोग अब सोच रहे होंगे कि सर दिसंबर 2019 में हमारा पेपर है, सीएमए फाइनल का पेपर है, और सर अब हम क्या करें, कैसे करें, प्लान स्टडी प्लान कैसे बनाएं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक और बात कहीं ना कहीं दिमाग में आ रही होगी, वो ये होगी, सर ये रैंक क्या चीज़ होती है, क्या हमारी रैंक आ सकती है सीएमए फाइनल में, और क्या हम इस तरह कुछ कर सकते हैं कि हम सीएमए फाइनल में रैंक ऑब्टेन कर लें। सर आपको एक बात पहले ही बता दें, सर हम बहुत एवरेज स्टूडेंट रहे हैं। 10th 11th 12th में हमारे मिनिमम बेयर मिनिमम मार्क्स आते थे पास होने लायक। कॉलेज में तो बिल्कुल ही हम निखट टाइप के स्टूडेंट्स थे, हमने कोई पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा अच्छे से नहीं करी। और इंटर का तो सर हम आपको फाउंडेशन और सीएमए इंटर का तो क्या ही बताएं, वहाँ तो हम एकदम रुक रुक के आराम आराम से पास हुए हैं। तो सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि आप कुछ भी बोलने से पहले हमें यह बात ध्यान रखिएगा, हम बहुत एवरेज स्टूडेंट हैं, हम एकदम बहुत ज्यादा कोई इंटेलिजेंट और पढ़ाकू बच्चे नहीं हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो यह बात याद रखना, और यह फैक्ट है, योर पास्ट इज इररेलेवेंट इन दिस एंटायर डिस्कशन। द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, योर पास्ट विल बी एब्सोल्युटली इररेलेवेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता इंटर में आपने 4-5 बार में इंटर क्लियर किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता 11th 12th में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता ग्रेजुएशन में आपके कोई बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए। अगर आप मेरे से पूछोगे सर क्या मैं सीएमए फाइनल में रैंक ला सकता हूं, जवाब है हां, आप सीएमए फाइनल में स्टिल रैंक ला सकते हो। अब सर ये बता दो कि सीएमए फाइनल में रैंक लाने का फायदा क्या होगा। क्या सीएमए फाइनल में जो रैंक लाते हैं वो कोई बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनमें कोई सुरखाब के पर लगे होते हैं और वो किसी और प्लैनेट से आए हुए होते हैं, या भगवान ने जो उनका दिमाग का सांचा बनाया है वो इस तरह से सांचा बनाया हुआ है जो एकदम बड़ा क्रिएटिव, या किसी कंपनी में जाएगा तो फटाफट कॉस्ट शीट बना देगा और एकदम वो बहुत इंटेलिजेंट सुपर इंटेलिजेंट लोग होते हैं। क्या कंपनी को ये लगता है रैंक होल्डर्स का मतलब ये होता है या कुछ और होता है। दोस्तों, मैं एक बिग फोर में काम करता हूं और पिछले 12 साल से बिग फोर्स के एचआर हैंडल करता हूं। अपनी टीम में जो रिक्रूट करने होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी या सीएमए, उनको हैंडल करता हूं और उनको रिक्रूट करता हूं। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि रैंक का फायदा क्या है, या रैंक का बेनिफिट क्या है जब भी आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हो। क्योंकि तो अल्टीमेटली आपका पढ़ाई करने का मकसद क्या है, जॉब ऑब्टेन करना, अर्निंग्स करना। डिग्री लेने का फायदा क्या है, जॉब ऑब्टेन करना, अर्निंग्स करना। उस अर्निंग करने में रैंक कैसे मदद करती है, मैं बस आज आपको वो बताने जा रहा हूं। तो देखो, अगर सपोज मेरे अंडर 2 लोगों की वैकेंसी है, तो मैं अपने एचआर को बोलता हूं कि मेरे पास 2 लोगों की वैकेंसी है और मुझे रेज्यूमे या सीवी दो। एचआर फटाफट अपने कंसल्टेंट्स को फोन करता है और खबर फैला देता है चारों तरफ कि 2 लोगों की वैकेंसी है फलानी फलानी कंपनी में, अर्न्स एंड यंग। सपोज आप ईवाई में काम करना चाहते हो, ईवाई में फलाने फलाने 2 पोस्ट खाली हुए हैं, हमें सीवीज भेजो बच्चों के 2 पोस्ट के लिए। दोस्तों यकीन मानना, 2000 भी सीवी आ चुके हैं कई बार हमारे पास। 1000, 2000, 200, 300, 400 तो आम बात है। एक या दो पोजीशन के लिए सीवी आना 200 400 तो बड़ी आम बात है। कई कई बार ऐसा होता है 1000 सीवीज आ जाते हैं। अब दिक्कत क्या, दिक्कत ये, मैं 1000 लोगों को इंटरव्यू के लिए नहीं बुला सकता, मैं सिर्फ 20 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला सकता हूं। और सिलेक्ट कितने लोग होंगे, 2 लोग होंगे। अब वो जो 1000 सीवी से 20 सीवी का सफर है ना, वो आप नहीं तय करोगे, आपका सीवी तय करेगा। भाई बताना जरा, सीवी में आपकी फोटोग्राफ लगी होगी क्या सुंदर सी, ताकि लोग आपको चेहरे से इंप्रेस होके और आपका सिलेक्शन कर लें? नहीं, सीवी आपका बोलेगा, आपके क्रेडेंशियल्स बोलेगा, चीख चीख के बोलेगा कि हां मैं क्रेडिबल बच्चा हूं, मुझे लो अपने कंपनी में। और वो सीवी बोलता कैसे है, वो सीवी बोलता है फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप्स गिवन, रैंक होल्डर, ये सब चीजें जब आ जाती हैं तो आपका सीवी बोलने लगता है। और जब आपका सीवी बोलेगा तो वो 1000 से 20 का सफर आपका सीवी तय करेगा। हाँ, 20 से 2 का सफर फिर और कोई नहीं तय कर सकता, फिर तो वो आपके ऊपर है। जब आप अक्रॉस द टेबल इंटरव्यूअर के सामने बैठते हो तो इंटरव्यूअर और आपके बीच में क्या वार्तालाप होती है वो डिपेंड करती है आपका फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। अब सर एक बात बताओ, आप कह रहे हो ठीक है रैंकर्स को प्रेफरेंस मिलेगी, फर्स्ट जो अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप क्वालिफाइड हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगी, और सर अभी भी आपने कहा क्या उनमें कोई सुरखाब के पर लगे होते हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग हैं, या वो लोग बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं जो उनको प्रेफरेंस मिलेगी? नहीं दोस्तों, उनमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है,
रैंक होल्डर्स या फर्स्ट अटेम्प्ट गिवर्स में कोई भगवान ने स्पेशल पुर्जा फिट करके नहीं भेजा जो वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं या बहुत ज्यादा मेमोरी उनकी शार्प है या उनका ब्रेन बहुत ज्यादा शार्प है। लेकिन रैंक होल्डर होने का मतलब या दोनों ग्रुप से एक साथ देने का मतलब यह जरूर है कि आप में हिम्मत है चुनौतियों का सामना करने की, आप में कॉन्फिडेंस है चैलेंजेस को फेस करने का, और डर के ऊपर जीतते कैसे हैं वो आपको पता है। देखो, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं इनके पास अपने बहुत तगड़े नॉलेज बेस होते हैं। नॉलेज की चिंता मत करना, वो तो कंपनियां तुम्हें दे देंगी। कंपनी चाहती हैं कि वो राइट एटीट्यूड वाला कैंडिडेट को पिक करें, राइट एप्टीट्यूड वाले कैंडिडेट को पिक करें। अगर तुम्हारा स्वभाव ठीक है, अगर तुम्हारा व्यवहार ठीक है, अगर तुम्हारी सोचने की क्षमता ठीक है, अगर तुम्हारी मेहनत करने की ताकत ठीक है, तो कंपनी कहती है सिखा तो मैं खुद लूंगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, क्या आप थ्योरी की बुक में पढ़ के आओगे जो ये बिग फोर्स या बड़ी बड़ी कंपनीज आपको सिखाएंगी जब आप प्रैक्टिकली इनको करोगे? बस आपको उनको क्या दिखाना है? आपको उनको दिखाना है चमक आंखों में, वो जोश आंखों में, जिसके बेसिस पे वो लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ ये बंदा है जिसे मैं चूज करूंगा। और सीधी सी बात है, आप जब अपने कपड़े खरीदने जाते हो तब आपके पास जितना बजट होता है उसमें बेस्ट चीज आप चूज करते हो। तो ये कंपनीज आपको सैलरी देंगी 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। कई कई कंपनीज फ्रेशर्स को 10-10 लाख रुपए तक देती हैं। तो क्या ये अपने लिए सेकंड बेस्ट चूज करेंगी या फर्स्ट बेस्ट चूज करेंगी? ऑफ कोर्स ये कंपनीज अपने लिए फर्स्ट बेस्ट चूज करेंगी। इसीलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन इतना ज्यादा तगड़ा है, इंपॉर्टेंट है कि हम सोचें क्या हम अपने करियर के लिए फर्स्ट बेस्ट चूज करना चाहते हैं या हम अपने करियर के लिए सेकंड, थर्ड या फोर्थ बेस्ट में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। अगर आपके दिमाग में जवाब आया कि नहीं सर मुझे अपने करियर के लिए फर्स्ट बेस्ट चूज करना है, तो आपने नेचुरली चूज कर लिया अपने लिए रैंक, आपने नेचुरली चूज कर लिया अपने लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स देना, आपने नेचुरली चूज कर लिया अपने लिए एग्जेम्पशंस स्कोर करना। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पास्ट भूल जाओ, मैं तुम्हें ऐसी विधि दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा तरीका दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा स्ट्रक्चर दूंगा स्टडीज करने का, पास्ट भूल जाना, तुम खुद अपने रिजल्ट पे हैरान रह जाओगे कि अरे ये मेरा रिजल्ट है। खुद तुम ये चीज बोलोगे अगर तुमने ये शेड्यूल फॉलो कर लिया है, जो मैं टिप्स दे रहा हूं वो फॉलो कर लिए, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू। ठीक है, तो अब ज्ञान का सेशन खत्म करते हैं और अपने टिप्स पे सीधा शेड्यूल पे आ जाते हैं। तो दोस्तों ये मैंने एक शेड्यूल बनाया है ऑल इंडिया रैंक दिसंबर 2019 में लाने के लिए, सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आप इस शेड्यूल को देखोगे तो इस शेड्यूल में आपकी सारे के सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं एक साइड पे। पेपर नंबर 13, 14 कॉर्पोरेट लॉ, कंप्लायंस, एसएफएम लॉ थ्योरी है, एसएफएम आपका प्रैक्टिकल है, एससीएम प्रैक्टिकल, डीटी प्रैक्टिकल, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिकल, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का मिक्स, कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का मिक्स, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्योर प्रैक्टिकल। ये हैं कुछ ये हैं आपके सारे सब्जेक्ट्स। और देखना दोस्तों ये शेड्यूल है फ्रॉम जून 2019 टू सितंबर 2019। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने या मान लो 3.5 महीने, क्योंकि जून ऑलरेडी आधा निकल चुका है, तो ये 3.5 महीने का आपका शेड्यूल किस तरह का होना चाहिए वो शेड्यूल इसके अंदर मैं ड्राफ्ट करने जा रहा हूं अभी। तो देखना मैंने एक चीज लिखी है नीचे, आपको इन 3.5 महीनों में हर रोज वीकडे पे और वीकेंड पे 10-10 घंटा पढ़ना होगा। और ये दोस्तों 10 घंटे की स्टडी सिर्फ स्टडीज को नहीं इंडिकेट कर रही, ये एक और चीज को इंडिकेट कर रही हैं। आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपने नेटफ्लिक्स में, अपने यूट्यूब पे जो आप टाइम स्पेंड करते हो, फेसबुक पे जो टाइम स्पेंड करते हो, उन सबको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तभी जाके 10 घंटे का आउटपुट आप दे पाओगे। और याद रखना ये 10 घंटे का आउटपुट क्लासेस जो आप लोगे उसको एक्सक्लूड करके नहीं है, उनको इंक्लूड करके है। तो क्लास का टाइम भी इसमें ऐड करना और अपने सेल्फ स्टडी का टाइम भी इंक्लूड करना, दोनों इंक्लूड करके अगले 3.5 महीने के लिए आपको रोज आप अपने दिमाग के हिसाब से, अपने प्लान के हिसाब से 10-10 घंटा पढ़ना है।
ठीक है, तो बताना एक हफ्ते में आपके पास टाइम कितना हो गया, आपके पास 70 आवर्स हो गए। एक घंटे में 70 आवर्स आपके पास अवेलेबल हैं जो आपको पढ़ना है एक हफ्ते के अंदर अंदर, और ये 70 आवर्स आपको इन 8 सब्जेक्ट में डिवाइड करना है। अच्छा, मैंने इनको डिवाइड किया है अपने अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। आप अगर कहो नहीं सर मैं इस तरह नहीं, किसी और तरह अपने आवर्स को डिवाइड करूंगा, आपकी मर्जी है, दैट इज एब्सोल्युटली योर विश। मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने जो थ्योरी के सब्जेक्ट्स थे ना, उनको मैंने इनिशियल लेवल पे 7 घंटा दिया कॉर्पोरेट लॉ को, 10 घंटा दिया एसएफएम को, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को 10 घंटा दिया। एक वीक की बात कर रहा हूं, एक वीक में आपने कितने घंटे दिए, ऐसे 10-10 करके। फिर मैंने इंडायरेक्ट टैक्स को 8 घंटे दिए, डिपेंडिंग अपॉन, मैंने एक बार इंडेक्स खोल के देख लिया फटाफट और पता कर लिया कि किस तरह का क्या सब्जेक्ट है, और आपने इंटर में भी ये सब्जेक्ट करे हुए हैं तो आपको ऑलरेडी एक आइडिया है। तो आपने 8 घंटा किया, 7 घंटा किया, 8 घंटा किया, टोटल 70 घंटे आपने इस तरह पर वीक डिसाइड कर लिए। और दोस्तों अगर मैं 4 मंथ्स की बात करूं या 3.5 मंथ्स की बात करूं, तो आपके पास लॉ पढ़ने के लिए हैं 112 घंटे, एसएफएम पढ़ने के लिए हैं 160 घंटे, एससीएम पढ़ने के लिए हैं 160 घंटे, एंड सो ऑन। अब आपको क्या करना है, आपको करीबन करीबन अपना 80% कोर्स, चाहे सेल्फ स्टडी करो चाहे कोचिंग लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, करीबन करीबन 80% कोर्स आपको अपना हर सब्जेक्ट का अगले 4 महीने में खत्म कर देना है। ठीक है, देखो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, 4 महीने का 4 महीना 2 दिन भी हो सकता है, 4 महीना 1 हफ्ता भी हो सकता है, वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और 80% का 75% भी हो सकता है, विच इज ओके। ऐसा भी हो सकता है कि आप लॉ को तो 100% खत्म कर लो क्योंकि आपने वो सेल्फ करने का फैसला किया था, और आपका कॉस्ट ऑडिट 50% भी खत्म ना हो, तो वो एवरेजिंग हो जाएगा तो भी सही है। लेकिन ब्रॉडली जो आपके दिमाग में पिक्चर रहनी चाहिए वो ये है, आपका 80% करीबन कोर्स 1120 घंटे जो अगले 4 महीने में आपके पास हैं, आपका कोर्स खत्म हो जाए। और दोस्तों एक बात और यहां पर मुझे ध्यान आई, वो ये है कि आपको जरूरी नहीं है हर सब्जेक्ट का कोचिंग आपको चाहिए, विदाउट कोचिंग भी सब्जेक्ट किए जा सकते हैं। आप डिसाइड करो, ये और कोई नहीं डिसाइड कर सकता आपके लिए, आप डिसाइड करो कि कौन से सब्जेक्ट की आपको कोचिंग लेनी है, कौन से सब्जेक्ट की आपको कोचिंग नहीं लेनी। जैसे अगर मैं अपना बताऊं, जब मैं सीए सीएस या सीएम में कर रहा था तब मैं थ्योरी सब्जेक्ट की कोचिंग अवॉइड करता था क्योंकि वो मैं खुद कर लेता था, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की कोचिंग मैं ले लेता था। दिस एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू, सो यू हैव टू डिसाइड विच कोचिंग डू यू वांट टू टेक एंड विच कोचिंग यू डोंट वांट टू टेक, बट द output after 4 months after September 2019 should be approximate 80% coverage of your entire syllabus। हर सब्जेक्ट का आपने 70% करीब एक बार घुमा के देख लिया हो, चाहे क्लास में किया हो चाहे सेल्फ किया हो। और ऑब्वियसली जब क्लास में जाते हैं तो होमवर्क मिलता है, होमवर्क प्रॉपर्ली अगर आपने कर लिया वो भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि होती है। ये है आपके नेक्स्ट 4 महीने का टारगेट। अब सर बात करें अगर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की, तो दोस्तों यहां पर मैंने आपके घंटे आवर्स के थोड़े से बढ़ा दिए हैं। देखो मुश्किल मंजिल है, मुश्किल मंजिल है, इसको पाना आसान नहीं है। अब जब आसान पाना नहीं है तो फिर भाई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं हर बार एक एग्जांपल लेता हूं। एक शिप अभी खड़ी है किनारे पे, क्या शिप किनारे पे खड़े होने के लिए बनी है या समुद्र में जाके समुद्र के थपेड़े और उसकी वेव्स को टैकल करने के लिए बनी है? समुद्र में जाके उसकी वेव्स को टैकल करने के लिए बनी है। तो इसलिए जैसे शिप समुद्र के लिए बनी है, आपका दिन का एक एक घंटा एक एक मिनट स्टडीज के लिए बना है। याद रखना, अभी अपना समय स्टडीज पे लगाओगे, फ्यूचर में 4 गुना 5 गुना आपको वापस मिलेगा। 14 घंटे सर, 14 घंटे कैसे पढ़ सकते हैं? दोस्तों पढ़ सकते हैं 14 घंटे, डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 10 घंटे मैं हटा दूं तो आपके पास 14 घंटे बचते हैं। 14 घंटे डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने डेफिनेटली आपको 14 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आपने 3 महीने 14 घंटे की पढ़ाई कर ली, यकीन मानो तुम अगले लेवल पे पहुंच जाओगे। अगर तुम 12th क्वालिफाइड हो तो तुम प्रोफेशनल बन जाओगे, और अगर तुम ग्रेजुएट हो, एक सिंपल ग्रेजुएट हो, तो तुम प्रोफेशनल बन जाओगे। तो 14 घंटे मैंने डिवाइड करे, देखो यहां पर करीबन अगेन 1200, वही 1200 आवर्स, 1100 समथिंग आवर्स आ रहा है। तो टोटल स्टडी 2200 आवर्स की आपकी टोटल स्टडी है। और मैंने अगेन सब्जेक्ट्स को अपने कंफर्ट के हिसाब से डिवाइड किया है। ये कंफर्ट आप चेंज कर सकते हो। अब ये जो टोटल आवर्स पर वीक का टाइम आपके पास है वो आपको स्पेंड करना है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। ऑब्वियसली इस दौरान क्या होगा, इस दौरान आपकी बची हुई प्रिपरेशन होगी जो कि 10 से 20% कवरेज जो आपने छोड़ी है वो होगी।
होगी और 3 बार रिवीजन होगी। ये 3 बार रिवीजन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोफेशनल एग्जाम जो सीए सीएस सीएम में मैंने क्लियर किया है, उसमें जो की टू सक्सेस मुझे लगा सबसे बड़ा वो यही है, एक तो पुराने पेपर्स को एनालाइज करो और पुराने पेपर्स के हिसाब से पढ़ो, स्कैनर के हिसाब से पढ़ो। जो चैप्टर बहुत ज्यादा मार्क्स का है उसको ज्यादा टाइम दो, जो कम मार्क्स का है उसको कम टाइम दो। तो ये एबीसी एनालिसिस करना पड़ेगा तीनों एग्जाम में, सीए सीएस सीएमए में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी है वो करी है रिविजन्स। जितनी रिविजन्स करोगे उतना ज्यादा आपका बेनिफिट होता चला जाएगा। गोल्डन रूल देता हूं आपको, गोल्डन रूल सीए सीएस सीएमए के स्टूडेंट्स को क्लियर करने के लिए। गोल्डन रूल ये है, 3 books done once will not qualify your examination. However, 1 book done 3 times will definitely qualify your examinations. तो एक ही बुक को लो, उस पर पूरा विश्वास करो, उस पर पूरा फोकस करो और उसे 3 बार रिवाइज कर लो, तो आप डेफिनेटली सक्सेस पाओगे एग्जामिनेशन में। अब देखो दोस्तों, इसमें वीकडे में हर वीक के कौन कौन से डे में आपको कितने कितने घंटे देने हैं वो मैं आप पे छोड़ रहा हूं, वो फ्लेक्सिबल है। मैंने आपको टोटल बता दिया कि मंडे में आपको टोटल 14 घंटे पढ़ना है। अब आप कितने घंटे लॉ को देना चाहते हो, कितने घंटे एससीएम को देना चाहते हो, कितने घंटे सीएफआर को देना चाहते हो, वो आप जानो, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हाँ, बस ये बता दूं, एक दिन में मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स पढ़ना, इससे ज्यादा नहीं। और 3 भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, 2 सब्जेक्ट भी अगर आप एक दिन में पढ़ोगे तो बहुत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करोगे तो आउटपुट उतना अच्छा नहीं आ पाएगा, आउटपुट भी अच्छा चाहिए। तो एक दिन में मैक्सिमम 2 या 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। हाँ, दोनों जगह, जहां पर आपका जून से सितंबर है वहां पर भी, और अक्टूबर से दिसंबर है वहां पर भी। तो अगर आपने एक एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे जो आवर्स स्पेंड थे ना, मैंने जो इनिशियल 4 महीने का अपना पेपर, जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का पेपर है, मैंने उसके दोस्तों आवर्स भी डिसाइड करे। तो देखना आवर्स कैसे, सैम्पल स्टडी प्लान फॉर 4 months, वो भी मैंने आपको लिख के दिया। कॉस्ट ऑडिट का कहाँ गया, ये रहा कॉस्ट ऑडिट का। तो देखो, अगर मैं आपकी जगह होता मैं क्या करता, मुझे पता है कॉस्ट ऑडिट में मुझे कितने घंटे देने हैं। कॉस्ट ऑडिट में दोस्तों मुझे 112 घंटे देने हैं, 112 आवर्स फर्स्ट 4 months में कॉस्ट ऑडिट में है मेरे पास। तो पता है मैं क्या करता, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में मैं देखो ये 112 घंटे ऐसे डिवाइड करता। मैं सारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस लिख लेता। इंपॉर्टेंस कहां से आई, अरे भाई स्कैनर से आई और कहीं से नहीं आई, बर्ड्स आई व्यू होता है स्कैनर में, वहां से आई। मैं सारे सब्जेक्ट्स की, सारे चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस लिख लेता और इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैं उसमें आवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता। अब अगर तुम देखोगे तो कैटेगरी सी वाले चैप्टर्स को मैंने सबसे कम आवर्स दिए हैं, कैटेगरी ए को सबसे ज्यादा आवर्स दिए हैं और बी कैटेगरी को ठीक ठीक आवर्स दिए हैं। मैं इस तरह स्प्लिट करता अपने सारे के सारे आवर्स को विद इन डिफरेंट चैप्टर्स। जैसे मैंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के लिए किया, वैसे मैं एसपीएम बीवीएम के भी लिए भी जो मैंने किया है वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूं। ये देखो, ये मैंने किया है एसपीएम बीवीएम के लिए। एसपीएम बीवीएम में पहले 4 महीने में मेरे पास कितने घंटे हैं, 128 घंटे। 128 घंटे को मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कैटेगरी ए बी सी एनालिसिस के बेसिस पे। सेम तरीका तुम भी अपना सकते हो। अगर तुम्हें लगता है नहीं सर मैं कुछ और तरीका अपनाना चाहता हूं, टू ईच इज ओन। आपका जो लेवल है, आपका जो सर्कमस्टांस है, आपका जो कंफर्ट लेवल है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टू ईच हिज ओन, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा करो। लेकिन एक बात तो गारंटी है, पढ़ना तो अब पड़ेगा। समय रेत की तरह से आपके हाथ से फिसलता चला जा रहा है। अगर आपने अभी सही समय पर दिसंबर के लिए पढ़ना नहीं शुरू किया तो रैंक तो दोस्तों भूल जाओ, पास भी होना मुश्किल हो जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे और एक अपील है कि दिसंबर में डेफिनेटली ट्राई करो रैंक के लिए, क्योंकि एक कहावत है, इंग्लिश की बहुत फेमस कहावत है, एम फॉर द स्काई एंड यू विल एंड अप शूटिंग द स्टार्स। तो जब तुम रैंक के लिए एम करोगे ना, तब कहीं जाके अच्छे मार्क्स से पास होगे। अरे मेहनत करके तो देखो, तबीयत से पत्थर उछाल के तो देखो, आकाश में भी छेद हो जाएगा। तो मैं बस ये चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू कि आप सब पढ़ाई करना स्टार्ट करें, सही डायरेक्शन में पढ़ाई करना स्टार्ट करें। और डेफिनेटली कोई भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, मैं अवेलेबल हूं और सारे टीचर्स अवेलेबल हैं इस ग्रुप पे, और आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा शेड्यूल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो कि ग्रुप में भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। सो कोई भी दिक्कत हो जस्ट लेट मी नो एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू give my advice to all of you. So all the very best and happy studying.